नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने रेट माइनर्स को सम्मानित किया। वहीं साथ ही सभी रेट माइनर्स को 51 हजार के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि रेट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, पहले तो मैं जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेड माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में जरूर एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये हाई रिस्क नहीं है और ना ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है। ये बात जरूर है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और इसके लिए निगरानी भी की जा रही है। अगर कोई केस आता है तो इस समय उस पर उचित उपचार मिले और ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वो सेम वायरस ही है, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में पिथौरागढ़ नैनी पातल के पास एक लगभग कार 60 से 70 मीटर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं SDRF टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोश द्वारा खाई में उतरकर घायल लोगों तक पहुंच बनाई और वाहन में सवार 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर मुख्यमंत्री के लाख आदेशों के बाद भी भूमाफिया पर तमाम लगाम लगाने के बाद प्रशासन असफल दिखाई दे रहा है। ताजा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के धरबावाला ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां दबंग किस्म के लोगों ने जबरन किसान के खेत में ट्रैक्टर चलाकर हरी भरी फसल को रौंद दिया और वहीं पीड़ित किसान नरेश चंद द्वारा बनाया गया था और दर्जन भर दबंग लोगों ने उसके हरी भरी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। रोकना चाहा तो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। वहीं मौके पर खड़ी महिलाओं के साथ अभद्रता करने की कोशिश की गई। पीड़ित की तहरीर पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, हमारे खेत में कुछ अज्ञात लोग प्रतीतपुर से ट्रैक्टर लेके घुसे सैनी। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट की और हमें जाति शब्द बोले। हमें कह रहे चमारो, तुम्हारे बस की खेती खाती करनी नहीं है, खेत में से बाहर निकलो।
उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, ट्रैक्टर भी चलाने की कोशिश करी मेरे ऊपर। जमीन हमारी दादा लाई जमीन है, खानदानी जमीन है हमारी, पूरे गांव को, पूरे एरिया को पता है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था। ये वकील, हमारा केस चल रहा था एक कोर्ट में, वो वकील एस.के. बंसल जी थे हमारे, उन्होंने धोखाधड़ी से पिताजी से अंगूठा लगवा के कहीं वो किसी और के नाम करा रखी है उसने। बता दें कि ये विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां भू माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं जमीन का जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां भू माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और जमीन का जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 और 23 दिसंबर को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका असर देखने को मिल सकता है। खासकर 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 24 दिसंबर से मौसम विभाग ने प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। 23 को दिख रहा है कि थोड़ा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज्यादा तो एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे, या जो अंदर कमार डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है, रेन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है उसमें ही संभावना है। आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ है। और शीतकालीन संसद सत्र के दौरान 141 सांसदों को निलंबित किया गया। इसको लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसमें 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। विपक्ष कांग्रेस के विधायक के निलंबन को अनुचित ठहराते हुए आदेश वापस लेने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ये 3 राज्यों में हर एक के बाद कांग्रेस के बौखलाहट है। और बता दें कि वहीं कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी जनता की आवाज को दबाना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं होने देगी। देखिए, 3 राज्यों की जो हार विपक्षी को मिली है, ये उसकी बौखलाहट है। और संसद के बाहर जो अमर्यादित आचरण विपक्ष दिखा रहा है, साफ जाहिर होता है कि 2024 में भी ये विपक्ष में ही बैठने वाले हैं। और पूरा देश जो है संसद कार्यवाही में जो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का इस प्रकार का अमर्यादित आचरण ये बताता है कि ये कितने सीरियस हैं। और जिस प्रकार का वहाँ पे जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो उल्लंघन हुआ है, उसमें निंदा करने की बजाय अपना पूरा समर्थन विपक्ष दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस 28 दिसंबर से पहले चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान अभियान शुरू कर दिया है। वहीं 18 दिसंबर को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभियान की शुरुआत की है। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर अभियान में हिस्सा लेने की अपील भी की है, ताकि अधिक से अधिक चंदा एकत्रित किया जा सके। देखिए, ये हमारा जो देश के लिए दान कार्यक्रम है, कांग्रेस के 138वें वर्ष में हमने 138 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक का जो भी दान देना चाहे स्वेच्छा से है, वो हमने आमंत्रित किया है। और हमारे प्रदेश में भी ये बड़ी तीव्र गति से चल रहा है।
अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू कर दी है। बहुतों की रसीद हमारे पास आ चुकी है और ये कार्यक्रम सतत चलने वाला कार्यक्रम है। राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन है और जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और इसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा। के दो एस्पेक्ट हैं। पहला है डस्टबिन फ्री करना हमको सिटी को, तो उसके लिए हमको निर्देश प्राप्त हो गए हैं। अभी हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। करीब 80 हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डस्टबिन का प्रयोग किया गया, नगर निगम के डस्टबिन है। हम उनको फेज वाइज मैनर में कैसे फेज आउट करेंगे, उनको कैसे सिस्टम से हटाएंगे और उसके अल्टरनेट क्या व्यवस्था देंगे, तो हम एक्शन प्लान उसका एक तैयार कर रहे हैं। अगले 2 या 3 दिन में उसका एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। उसके अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर हम अपना जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसको बेटर करेंगे। दूसरा, हम उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर भी पूरा जोर देंगे, जैसे इसमें सीसीटीवी कैमरे का वहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा। देहरादून जीपीओ के डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज अनुसुया प्रसाद चमोला के अनुसार गंगाजल की पैकेजिंग का काम पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस की टीम कर रही है और ये पूरी तरह से मैनुअल होता है। टीम गंगोत्री से गंगाजल लेकर आती है, जिसकी उत्तरकाशी में पैकेजिंग की जाती है। गंगाजल की डिमांड सभी राज्यों से लगातार बढ़ रही है। अनुसुया प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016 से ही पोस्ट ऑफिस की ओर से गंगाजल अवेलेबल कराया जाता है और पहले दुकानदारों से गंगाजल लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट इसके सेल करता था। 2018 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने खुद गंगाजल की पैकेजिंग शुरू की। वहीं फिलहाल केवल 250 ml के पैकेजिंग की जा रही है। गंगाजल की सबसे ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से आती है और उन्होंने बताया कि इसके लिए देहरादून जीपीओ में भी गंगाजल का स्टॉल लगाया गया और ये स्टॉल परमानेंट है और यहां से आसानी से गंगाजल खरीदा जा रहा है। यहां स्टॉल से रोजाना 15 से 18 गंगाजल की बोतलें सेल होती हैं। देखिए, गंगाजल जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित होता है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसको 2019 से एक नए रूप में जो है हमने सप्लाई किया था और वो था कि केवल गंगोत्री का गंगाजल हम लोग 250 ml की बोतल के माध्यम से 3000 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इसको वितरित करवा रहे थे। तो अभी चूंकि देहरादून जीपीओ इसका एक नोडल सेंटर है, तो पूरे जो देश के अन्य हिस्सों से भी जो है डिमांड उत्तराखंड परिमंडल को आती है। उत्तराखंड परिमंडल उस डिमांड के आधार पर देहरादून जीपीओ को निर्देशित करता है कि गोला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों के फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर मालिकों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया और जिस पर प्रशासन ने डंपर मालिकों पर बुध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने और फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ के इस मामले में जांच करने और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की मांग की थी और एक बार फिर दोबारा खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदय से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, वे हरगिज इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उधर विधायक सुमित हृदय ने कहा कि सरकार की नीतियां गलत हैं और ये शोषण है और गोला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। इधर विधायक से मिलने के बाद खनन कारोबारियों के एसडीएम के साथ बैठक हुई, लेकिन चर्चा विफल ही हुई। देखिए,
देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की, और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का। शीश महल से आज कुछ गाड़ियां निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। कितनी गाड़ी जो खनन हो रहा है उसकी गाड़ियां निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं और इसके साथ ही कल हमारा राजपुरा का गेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें अन्य लोगों को भी निकासी दी जाएगी। देखिए, गौला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग में जो फिटनेस है गाड़ियों की, उनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी। अगर देखते हैं कोई संभावना हो हल की तो प्रयास किया जाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और साथ ही खनन के निजीकरण को लेकर भी जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करे। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और ये क्लोज डोर में हुआ है, मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है। तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ। निश्चित है जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके सुझाव हम ले रहे हैं। भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत प्रतिदिन गांव-गांव शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जिसके तहत जसपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद किया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से ग्रामीण को अवगत कराया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुषमा सैनी ने की और संचालक शंकर कोहली ने किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, विकास परियोजना अधिकारी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, सहकारिता विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में कृषि विभाग ने खेत खलिहानों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयों का स्प्रे कर डेमो दिखाया।
साथ ही ड्रोन के विषय में ग्रामीणों से जानकारी मुहैया कराई गई, लेकिन ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के आतंक की छाई रही। लेकिन वन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी नाराज रहे, जिस पर बीजेपी नेताओं ने वन विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई। विकास किया है कि जो पहले विकासशील देशों की श्रेणी से निकल के विकसित देशों की श्रेणी में आ गया, इसलिए ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है ताकि इसके माध्यम से हर गरीब कमजोर तमाम सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का हर आदमी को लाभ मिल सके, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कितनी सारी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हर पंचायत में जाकर के सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाते हैं और जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम सारी योजनाओं के विषय में बता रहे हैं। समझे, चाहे वो किसान हो, उससे संबंधित योजनाएं हों, और गरीब हों, SC ST के हों, SC वर्ग के हों, हैंडीकैप हों, या जितने भी ऑलरेडी जो है सभी कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलने वाला सरकारी योजनाओं से। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम है और ये पूरे देश में चल रहा है। ये हर पंचायत में चल रहा है। आज हमारी पंचायत का नंबर था और यहाँ पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी देना है। इसमें संबंधित विभाग सभी शाखित उनके अधिकारी यहाँ पर आए हुए इस कार्यक्रम से हमें उम्मीद है जनता को पूरा लाभ मिलेगा। जो लोग अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर परेशान थे उनका निराकरण यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत हद तक हो चुका है। जो जैसे अभी किसान सम्मान निधि की बात थी, वहाँ पर कुछ लोग परेशान हैं कि हमारी क्यों नहीं आ रही किसान सम्मान निधि, किस कारण से, तो वहाँ पर पूरी जानकारी उनको मिली है। पेंशन से संबंधित पूरी जानकारी मिली है। तो छोटी मोटी समस्याएं लोगों की थी वो यहाँ पर निराकरण हुआ है समस्याओं का। नल भी पहुंचा दिया, जल भी पहुंचा दिया। और बता दें कि जसपुर की ये तस्वीरें हैं जहां सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और गांव-गांव में शिविरों का आयोजन किया गया। वहीं सरकार की योजनाओं के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया गया। जसपुर की तस्वीरें हैं जहां गांव-गांव जाकर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जसपुर की ये तस्वीरें हैं जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।